टू द लीगल लेंस। तो आज की इस वीडियो में हम द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 को देखेंगे। इसके पूरे सारे प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लैंडमार्क जजमेंट को देखेंगे और जो लेटेस्ट जजमेंट होंगी इससे रिलेटेड उन पे भी हम ध्यान देंगे। सो बेसिकली इस एक्ट को बनाने का पर्पस पैटर्नल पावर को एक्सटेंड करना था, जो कि एक आइडिया ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड the Hindu Minority and Guardianship Act 1956 does not codify the entire law of the guardianship applicable to Hindus, but it amends and supplements the provision of Guardian and Wards Act 1890। ये सिर्फ हिंदूज पे एप्लीकेबल होता है। जो सेक्शन 2 है इस एक्ट का वो क्लियरली प्रोवाइड करता है कि जो ये प्रोविज़न है ये इन एडिशन है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के। और अगर किसी पॉइंट पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है HMGA में और गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट में, तो जो HMGA है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट वो प्रिवेल करेगा इन द केसेस ऑफ हिंदूज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द पेयर डिस्कशन। ये जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट है 1956, ये 25 अगस्त 1956 को आया था। और जो इसका प्रियम्बल है वो बताता है एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप अमंग हिंदूज। तो यहाँ पे अमेंड एंड कोडिफाई वर्ड यूज़ किया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये जो एक्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये नॉन एग्जॉस्टिव है। एंड विद द एडवेंट ऑफ टाइम इसमें सिचुएशंस ऐड ऑन होती रहेंगी और होती हैं, होना अलाउड किया गया है। सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है। तो बेसिकली ये इसका टाइटल जो है वो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 है। ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। जो भी हिंदूज डोमिसाइल करते हैं इन द टेरिटरी विच दिस एक्ट स्ट्रीम हु आर आउटसाइड द सेट टेरिटरीज। इसका मतलब ये है कि जो हिंदू हैं जो इंडिया में रह रहे हैं उन पे तो HMGA अप्लाई होगा ही। जो हिंदूज इंडिया से बाहर रह रहे हैं और वो डोमिसाइल इंडिया के ही हैं तो उन पे भी वो एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 2 जो है वो बताता है कि जो ये एक्ट है HMGA का ये सप्लीमेंट्री है और इन एडिशन टू गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के है। सेक्शन 3 जो है वो एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट बताता है। तो ये जो एक्ट है वो अप्लाई होता है टू एनी पर्सन हु इज़ अ हिंदू बाय रिलीजन। उसमें इंक्लूड होते हैं वैराशवा, लिंगायत और फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो, प्रार्थना एंड आर्य समाज। और बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन इन पे भी एप्लीकेबल होता है। और टू एनी अदर पर्सन हु डोमिसाइल इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स। बट इनमें कौन कौन इंक्लूड नहीं होते हैं, किन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, तो मुस्लिम्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है, क्रिश्चियंस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, पारसीज पे नहीं होता है और जीव पे नहीं होता है। फिर है इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स बाय रिलीजन एज द केस में भी। तो वो जो चाइल्ड है वो बाय रिलीजन भी हो सकता है, फिर या तो उसका ब्रॉटअप है जो है वो हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन या सिख की तरह किया गया है, या फिर वो बाय बर्थ ही इन कास्ट से बिलोंग करता है, या फिर वो कन्वर्ट या रिकन्वर्ट हो गया है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन में। सेक्शन 4 जो है वो डेफिनेशन क्लॉज से बेसिकली डील करता है। इसमें 3 डेफिनेशंस दी हुई हैं। पहला है माइनर वो होता है, वो पर्सन है जिसने अपनी 18 साल की एज जो है वो कंप्लीट नहीं की है। फिर 4B जो है वो गार्जियन को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे गार्जियन का मतलब दिया है अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और ऑफ हिज बोथ हिज पर्सन और प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स। तो गार्जियन की डेफिनेशन में और कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो यहाँ पे नेचुरल गार्डियन आएंगे, अ गार्डियन अपॉइंटेड बाय विल ऑफ द माइनर फादर और मदर, अ गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट, एंड अ पर्सन
empowered to act as such by or under any enactment relating to any court of wards। 4C में डिफाइंड है नेचुरल गार्डियन, जो कि गार्डियन मेंशन किए गए हैं सेक्शन 6 में। सेक्शन 5 जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट बताता है इस एक्ट का। इसका मतलब ये है कि इन केस गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट और HMGA में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है किसी प्रोविज़न को लेके, तो वहाँ पे जो HMGA के प्रोविजंस हैं वो प्रिवेल करेंगे, ना कि गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के, क्योंकि ये एक स्पेशल इनैक्टमेंट है। सेक्शन 6 जो है वो नेचुरल गार्डियन ऑफ हिंदू माइनर के बारे में डिस्कस करता है, जो कि बताता है द नेचुरल गार्डियन ऑफ अ हिंदू माइनर इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर पर्सन और एज वेल एज इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी, जिसमें एक्सक्लूड किया गया है अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो कौन कौन लोग नेचुरल गार्डियन होते हैं? तो इन केस ऑफ बॉय और एन अनमैरिड गर्ल, सबसे पहले तो उसका फादर होगा, एंड आफ्टर हिम द मदर। यहाँ पे प्रोवाइडेड दिया गया है दैट द कस्टडी ऑफ अ माइनर, जिसकी एज जो है अभी 5 ईयर से ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसके केस में ऑर्डिनरी जो नेचुरल गार्डियन है वो उसकी मदर होगी। सेकेंड है इन केस ऑफ इलेजिटिमेट बॉय और एन इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल, तो वहाँ पे मदर जो होगी वो नेचुरल गार्डियन होगी और उसके बाद पिता गार्जियन होंगे। फिर है 6 का सब क्लॉज C, जिसमें बोला गया है कि इन केस ऑफ अ मैरिड गर्ल उसका हस्बैंड उसका नेचुरल गार्डियन होगा। फिर है प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्ट एज ए नेचुरल गार्डियन ऑफ अ माइनर अंडर द प्रोविजन, अगर वो सीज टू बी हिंदू हो जाता है या वो कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस कर देता है वर्ल्ड को बाय बिकमिंग अ हर्बिट और एसेस्टिक। एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड किया गया है कि जो एक्सप्रेशन है फादर एंड मदर, इसमें स्टेप फादर और स्टेप मदर इंक्लूड नहीं होते हैं। अब यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट केस देखेंगे, जो कि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है द फादर एंड द आफ्टर हिम द मदर, तो इससे रिलेटेड एक केस है जिसका नाम है जीजाबाई वर्सेस पठान खान। ये 1999 सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें अपेक्स कोर्ट ने अडॉप्ट किया था रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, और उसने बोला था कि ये जो वर्ड है आफ्टर, जो कि यूज़ किया गया है सेक्शन 6A ऑफ HMGA में, इसका ये मतलब नहीं है कि आफ्टर द लाइफ टाइम बट इन द एब्सेंस ऑफ, मतलब इसका मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पिता के मरने के बाद ही, वो किसी अदर सिचुएशन में भी अगर वो एब्सेंट है, वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे भी जो मदर है वो उसकी प्रॉपर्टी या उस माइनर बच्चे की नेचुरल गार्डियन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। फिर नेक्स्ट केस है शीला वर्सेस सोली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट मदर्स राइट ऑफ गार्डियनशिप इज़ नॉट लॉस्ट ऑन हर कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन सो लॉन्ग एज शी इज़ एबल टू प्रोवाइड अ कॉन्जेनाइल कंफर्टेबल एंड हैप्पी होम। 7th है नेचुरल गार्डियनशिप ऑफ अडॉप्टेड सन। ये सेक्शन प्रोवाइड करता है कि जो नेचुरल गार्डियनशिप है, जिस बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है, वो पास हो जाएगी अडॉप्टिव फादर और उसके बाद आफ्टर हिम अडॉप्टिव मदर के पास। फिर है सेक्शन 8 पावर्स ऑफ नेचुरल गार्डियन। सो सेक्शन 8 का जो सब क्लॉज 1 है वो जनरल पावर लेट डाउन करता है ऑफ द नेचुरल गार्डियन, that a guardian may do all acts which are necessary or reasonable and proper for the benefits of a minor or for realization, protection or benefit of the minor's estate. बट जो गार्डियन है वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा, ऐसा कोवेनेंट नहीं करेगा जिससे कि वो माइनर जो है वो पर्सनली बाउंड हो। 8 का सब क्लॉज 2 जो है वो प्रोवाइड करता है दैट जो नेचुरल गार्डियन है वो बिना कोर्ट की परमिशन के क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकता है, और क्या करने से पहले उसे कोर्ट की प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। तो पहला बोलता है कि जो नेचुरल गार्डियन है वो बिना कोर्ट की परमिशन के मॉर्टगेज नहीं कर सकता है, चार्ज नहीं कर सकता है, ट्रांसफ़र बाय सेल नहीं कर सकता है, फिर है गिफ्ट नहीं कर सकता है, एक्सचेंज नहीं कर सकता है, या किसी अदर तरीके से भी किसी
एनी पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर को इधर उधर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो दूसरा है लीज नहीं कर सकता है, जो कि टर्म जो है वो 5 साल से एक्सीड करता हो, और जब वो माइनर मेजर में कन्वर्ट हो जाता है तो उससे जो पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा का एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए। 8 का जो सब क्लॉज 3 है वो बताता है कि कोई भी अगर डिस्पोजल किया जाता है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि माइनर से बिलोंग करती थी बाय हिज नेचुरल गार्डियन, तो वो कंट्रावेंशन माना जाएगा सबसेक्शन 1 का एंड सबसेक्शन 2 का, और वो माइनर के इंस्टेंस पे वॉइडेबल कराया जा सकता है, या कोई अदर पर्सन भी अगर माइनर के बिहाफ पे क्लेम करता है तो उसे वॉइडेबल डिक्लेयर कराया जा सकता है। 4th है नो कोर्ट शैल ग्रांट परमिशन टू नेचुरल गार्डियन टू डू एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन्ड इन सबसेक्शन 2 एक्सेप्ट इन केस ऑफ नेसेसिटी और फॉर एन एविडेंट एडवांटेज टू द माइनर। फिर 8 का जो सब क्लॉज 6 है वो बेसिकली कोर्ट का मीन्स प्रोवाइड करता है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो वो किस कोर्ट में जाएगा। तो यहाँ पे दिया है कोर्ट मीन्स द सिटी सिविल कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अ कोर्ट इम्पावर्ड अंडर सेक्शन 4A ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 within the local limits of whose jurisdiction the immovable property in respect of which the application is made is situated, or where the immovable property is situated within the jurisdiction of more than one of such court means the court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated. फिर है सेक्शन 9 टेस्टामेंट्री गार्डियन एंड देयर पावर्स। सो बेसिकली अंडर दिस एक्ट जो टेस्टामेंट्री गार्डियन होते हैं वो सिर्फ विल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ऑफ द नेचुरल गार्डियन एंटाइटल टू एक्ट एज अ गार्डियन फॉर द माइनर। फिर है और ये इफेक्टिव होता है ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। और ये जो टेस्टामेंट्री गार्डियन को अपॉइंट करने का पावर है अब ये दोनों पेरेंट्स को कन्फर कर दिया गया है। तो सेक्शन 9 का जो सब क्लॉज 1 है वो बोलता है कि जो हिंदू फादर है जो कि एक नेचुरल गार्डियन है वो माइनर के रिस्पेक्ट में या उसकी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में गार्डियन अपॉइंट कर सकता है। सेकेंड प्रोवाइजो कहता है कि जो अपॉइंटमेंट किया गया है फादर के द्वारा किसी टेस्टामेंट्री गार्डियन का वो तब तक इफ़ेक्ट में नहीं आएगा जब तक कि उस माइनर की मदर ज़िंदा है, और वो तभी रिवाइव होगा जो विल के थ्रू टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट किया गया है जब वो मदर की डेथ हो जाती है विदाउट अपॉइंटिंग बाय विल एनी पर्सन एज गार्डियन। थर्ड क्लॉज बोलता है कि जो हिंदू विडो है वो एंटाइटल्ड होगी कि वो अपने माइनर चाइल्ड के लिए गार्डियन अपॉइंट कर सकती है इन केस अगर जो उसका हस्बैंड है वो डिसएंटाइटल हो गया है टू बिकम यति सन्यासी और वानप्रस्थ होने की वजह से कि वो अब गार्डियन अपॉइंट नहीं कर सकता है। फोर्थ क्लॉज बोलता है कि जो हिंदू मदर है वो अपने माइनर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए नेचुरल गार्डियन होती है, लेकिन वो अपॉइंट कर सकती है माइनर पर्सन के रिस्पेक्ट में या उसकी प्रॉपर्टी या दोनों के रिस्पेक्ट में कोई टेस्टामेंट्री गार्डियन। फिफ्थ क्लॉज बोलता है कि जो गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा बाय द विल उसके पास सभी राइट होंगे एज अ माइनर के गार्डियन की तरह आफ्टर द डेथ ऑफ द माइनर फादर एंड मदर to exercise all the rights of natural guardian under this act to such extent and subject to such restrictions if any as are specified in this act and in the will. Sixth है the right of the guardian so appointed by will shall where the minor is a girl cease on her marriage। तो जैसे ही उनकी उस माइनर गर्ल की शादी हो जाती है वो उसका जो गार्डियनशिप का राइट है टेस्टामेंट्री गार्डियन का वो सीज हो जाएगा। सेक्शन 10 है वो बताता है कि इनकैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, तो एक माइनर दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी में गार्डियन नहीं बन सकता है, ठीक है, वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। अ माइनर शैल बी इनकॉम्पिटेंट टू एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइनर। सेक्शन 11 है
de facto guardian not to deal with minor's property। फिर है बताता है कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ और टू डील विथ द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू माइनर merely on the ground of his or her being the de facto guardian of the minor। तो जो डिफेक्टो गार्डियन होगा उसके पास कोई राइट नहीं होगा कि वो माइनर की प्रॉपर्टी के साथ कोई भी डीलिंग करे। फिर है सेक्शन 12 गार्डियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो यहाँ प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे माइनर का अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में और वो जो प्रॉपर्टी है वो मैनेज की जा रही है किसी अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली के द्वारा, तो जो गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा उसके पास कोई राइट नहीं होगा कि वो माइनर की अनडिवाइडेड इंटरेस्ट में इंटरफेयर करे। प्रोवाइजो दिया है that nothing in this section shall be deemed to affect the jurisdiction of High Court to appoint a guardian in respect of such interest। तो ये हाई कोर्ट के पावर को सेव कर रहा है। फिर है सेक्शन 13 जो कि बताता है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर इज़ द पैरामाउंट कंसिडरेशन। ठीक है, तो तो ये बेसिक जो पर्पस है HMGA का, ये पर्पस ही यही है कि वेलफेयर जो है वो सुपीरियॉरिटी है। फिर है in the appointment of declaration of any person as guardian of a Hindu minor by the court, the welfare of the minor shall be paramount consideration। Second है no person shall be entitled to guardianship by virtue of the provision of this act or any law relating to guardianship in marriage among Hindus if the court is of opinion that his or her guardians will not be for the welfare of the minor। तो welfare of the minor जो होगा वो paramount consideration होगा जब कोर्ट अपॉइंट कर रही होगी कि कौन होगा जो उस बच्चे का गार्डियन होगा। एट द एंड देख लेते हैं कि क्या क्या डिसेबिलिटी हैं जो एक गार्डियन की हो सकती हैं। तो पहला जो है वो हो सकता है कि डिसेबिलिटी जो कि अपोस्टेसी से अराइज हो। फिर सेकेंड है डिसेबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम सिविल डेथ, अगर उनकी सिविल डेथ हो जाती है तो भी वो गार्डियन नहीं रह जाएंगे। तीसरी है डिसेबिलिटी ड्यू टू माइनॉरिटी जो कि सेक्शन 11 में दिया है कि एक माइनर दूसरे माइनर का गार्डियन नहीं हो सकता है। फोर्थ वन है कि गार्डियनशिप विल नॉट बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर, मतलब वो माइनर का किसी भी तरीके से वेलफेयर नहीं कर रहा है, उसको वो माइनर के लिए हार्मफुल हो सकता है किसी भी तरीके से। और एंड में हम एक केस देखते हैं जो कि है मोहन कुमार रैना वर्सेस कोमल मोहन रैना 2010 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या होल्ड किया था वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 6 and 13 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 the paramount consideration of the court in determining the question as to who should be given the custody of a minor child is the welfare of the child and not rights of the parents under the statute for the time being in force। The court has to give due weightage to the child ordinary contentment, health, education, intellectual development and favorable surroundings, and the moral and ethical values should also be considered। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।